हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने नैनसेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। नैनसेट इक्वेशन डिराइव की थी और मैंने नैनसेट इक्वेशन को कैसे आप अप्लाई करोगे वो भी आपको बताया था। नेक्स्ट नैनसेट इक्वेशन पर डिटरमाइन कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको ये कोई सेल दिया हुआ है जिससे आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा सेल है। ये डेनियल सेल है। जेड एन सॉलिड है, जेड एन एक्वस है, कंसंट्रेशन दे रखी है, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट है। साथ ही आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ई नोट कॉपर 2+ एक्वस कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। और साथ में आपको दिया हुआ है ई नोट Zn 2+ एक्वस कन्वर्ट इनटू Zn सॉलिड इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या पूछा गया है आपसे, ई सेल पूछा गया है। आप जानते हो नैनसेट इक्वेशन के अंदर, नैनसेट इक्वेशन का क्या यूज है, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, सेल के विद्युत वाहक को ज्ञात करना। इसके साथ साथ अपन नैनसेट इक्वेशन से के इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था स्थिरांक को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर केवल आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो देखिए अपन ई सेल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो क्या करो, आप नैनसेट इक्वेशन को लिखो। तो नैनसेट इक्वेशन क्या आती है आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। नैनसेट इक्वेशन को इस पर अप्लाई करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द सेल, एक क्या चाहिए आपको, ई नोट सेल। कैसे निकालोगे आप ई नोट सेल, वेरी गुड, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी आपको दी हुई है। इस इक्वेशन में ये क्या रहेगा, Zn 2+ एक्वस रहेगा। तो देखिए ये डेनियल सेल है, अपन जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो इन दोनों का यूज करके अपन क्या निकाल लेते हैं, ई नोट सेल निकाल लेते हैं। और सबसे पहले काम ये करेंगे कि अपन क्या करेंगे, इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो ध्यान देना, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn 2+ एक्वस में। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर 2+ एक्सेप्ट करके किधर की तरफ चला जाएगा, कॉपर सॉलिड की तरफ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एन नोड पर कौन सी रिएक्शन होगी आपके पास, एन नोड पे आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो Zn सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट कैथोड की बात करें अपन, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये हो गया आपके पास कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे अपन, सेल रिएक्शन गेन कर लेंगे। और हालांकि डेनियल सेल की सेल रिएक्शन अपन पहले से ही जानते थे। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपके पास, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस कन्वर्ट इनटू Zn 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये इसकी सेल रिएक्शन। और अपन ये भी जानते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसके अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। तो इधर लिख देता हूँ मैं, कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू Zn सॉलिड इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 1। मतलब अपने लिए जो कंसंट्रेशन काम की है वो कौन कौन सी है, एक्वस स्पीसीज की कंसंट्रेशन ही अपने लिए क्या होगी, काम की होगी। अब दूसरी चीज, एक क्या कैलकुलेट करना है आपको, ई नोट सेल। तो इस सेल के लिए आप ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से तो कैलकुलेट करोगे। कैथोड की वैल्यू कितनी थी, कैथोड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कॉपर कर रहा है। कॉपर के लिए जो वैल्यू दी हुई थी वो आपको कितनी थी,
प्लस 0.34 वोल्ट थी और एनोड के लिए वैल्यू थी कितनी, माइनस 0.76 था, और ये आ गया आपके पास कितना 1.10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया, इनोड सेल भी आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिया अपन ने। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है वो अपने को दी हुई है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये रहा आपके पास प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो कितना हो गया 1 हो गया, और ये आपके पास क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी अपने पास है। तो सोल्व कर दो बस इसको, तो क्या हो जाएगा ये ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल की जगह क्या लिखोगे आप, प्लस 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, प्रोडक्ट क्या है Zn2 प्लस एक्वस है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0.1, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास log 10, तो ये हो गया आपके पास कितना log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई विद 1, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगी, यानी कि डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल आपको मिल जाएगा कब, जब Zn की कंसंट्रेशन 0.1 है और कॉपर 2 प्लस आयनों की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 एम कंसंट्रेशन है। क्लियर, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि ई सेल की वैल्यू कितने से कम होगी 1.10 वोल्ट से कम होगी। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो नैनसर्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखिए नैनसर्ट इक्वेशन को आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अप्लाई करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अप्लाई करना है। हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोड पर यदि आपको क्या करना हो नैनसर्ट इक्वेशन अप्लाई करना हो, तो एक आप पॉइंट ध्यान रखें, ऑलवेज राइट द रिडक्शन रिएक्शन फॉर द गिवन सेल। यदि आपके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है, जैसे हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर आप H2 गैस को प्रोवाइड करवाते हो, किसके अंदर 1mH प्लस कंटेनिंग सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंगल इलेक्ट्रोड की मैं बात करूंगा तो एक इजी पर्पज वे के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको हमेशा क्या लिखनी है, रिडक्शन रिएक्शन ही लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर नैनसर्ट समीकरण अप्लाई कीजिए, वह इसे PS से संबंधित कीजिए। यहाँ अपन केवल एक इलेक्ट्रोड को डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड। ये ध्यान रखिए जब भी यदि आप सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो ऑलवेज राइट द रिडक्शन रिएक्शन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए आपको हमेशा अपचयन अभिक्रिया लिखनी है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अपचयन ही लिखनी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख करके भी आपके आंसर चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो अपने पास वैल्यू अवेलेबल है वो ई नॉट ReD की वैल्यू अवेलेबल है। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड की बात की जाए, सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब ये है जैसे सिर्फ आपको ऐसा ही दिया जाए कि आपके पास एक कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है और ये 0.1 एम कंसंट्रेशन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो आप इस सेल का सेल विभव निकालिए, तो सिंगल इलेक्ट्रोड हो गया ना। तो आप उसके लिए लिखिए कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड एंड देन अप्लाई द नैनसर्ट इक्वेशन। क्लियर, यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रोड की ही हो रही है। क्लियर, तो सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन ही लिखेंगे ताकि हमारा काम एक इजी वे के अंदर हो जाए। एक तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर आपको क्या करना है, नैनसर्ट समीकरण अप्लाई करनी है और इसे क्या करना है, PS से रिलेटेड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो ये हो गया मेरे पास H प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू हाफ H2 गैस। क्लियर, अब आप नैनसर्ट समीकरण लिखिए और इस पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखो नैनसर्ट समीकरण क्या थी आपकी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आपको कि जितने भी रिएक्टेंट गैसेज स्टेट में है या प्रोडक्ट गैसेज स्टेट में है, या जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज या
सॉलिड स्टेट के अंदर है, उन सब की कंसंट्रेशन कितनी मानोगे आप? 1 मानोगे। तो यहाँ H2 गैस की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई आपके पास? 1 हो गई। तो चलो लिखते हैं अपन ई सेल इज इक्वल टू, इसकी जगह पे कितना आएगा? 0.0, क्योंकि आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर देखा था मान हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। तो ये हो गया -0.0591। देयर आर द 1 इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन है इस रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 1, क्योंकि प्रोडक्ट किसके अंदर है? गैसियस स्टेट के अंदर है। और चाहे रिएक्टेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, गैसियस स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन, ये H प्लस आएगा रिएक्टेंट आपके पास, तो ये हो गया 1 अपॉन H प्लस। क्लियर? अब देखो इस 1 को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, इस माइनस को भी मैं यहाँ से हटा लूँ। माइनस को उठाऊंगा तो मतलब मैं इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को क्या कर देता हूँ? रिवर्स कर देता हूँ इस इक्वेशन को। देखिए ये इसको लिख सकता हूँ मैं ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 और ये हो जाएगा मेरे पास क्या? लॉग H प्लस। क्लियर? तो ये नैनसर्ट इक्वेशन को आपने क्या किया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड पर क्या कर दिया? इसको अप्लाई कर दिया है। अब दूसरा काम क्या करना था आपको? इसको pH से रिलेटेड करना था। देखिए pH इज इक्वल टू, मैं जानता हूं क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस होता है। क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉग H प्लस दिया हुआ है। और ये रहा आपके पास क्या? लॉग H प्लस, बट ये किसका है? माइनस का है। तो इस इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ मैं? दोनों तरफ किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ? माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस pH। तो ये हो गया मेरे पास ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 और ये pH। तो आपके पास ये इक्वेशन है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के pH से रिलेशन को बता रही है। सबसे पहले आपने क्या किया? नैनसर्ट इक्वेशन पर अप्लाई किया। अब देखिए आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को pH इज इक्वल टू 10 से संबंधित कर दिया जाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक ऐसे विलियन में रख दिया जाए जिसकी pH की वैल्यू कितनी है? 10 है। जिसकी pH की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने क्या किया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किससे रिलेटेड कर दिया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने pH इज इक्वल टू 10 वाले विलियन के संपर्क में रखा है। तो इस सेल का क्या निकालिए? इस सेल निकालिए। तो आपको करना ही क्या है? pH की जगह कितना रखना है? 10 रखना है और आपके आंसर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नैनसर्ट समीकरण से आप क्या कर सकते हो? साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरे पास, देखिए क्या? साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम का निर्धारण। यानी कि नैनसर्ट समीकरण से आपको क्या निकालना है? के इक्विलिब्रियम निकाल दो। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे? नैनसर्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नैनसर्ट इक्वेशन हो गई, देखिए आपके पास ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहाँ से आया था आपके पास? ये अपन ने रासायनिक साम्य से लिखा था। यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रपोर्शन है ये। क्लियर? तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? के इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना, साम्य अवस्था स्थिरांक निकालने का मतलब आपको सेल को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? साम्य अवस्था पे लेके जाना पड़ेगा। साम्य अवस्था पे लेके जाओगे तो आप मेरे को बताइए, ई सेल 0 होगा या ई नोट सेल 0 होगा? बताइए। देखिए मैं पूछना हुआ आपसे कि साम्य अवस्था पर ई सेल 0 होगा या ई नोट सेल 0 होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद सोच के देखो। देखो ये तो किसकी रीडिंग थी? वोल्ट मीटर की रीडिंग थी। तो ये 0 नहीं आएगी। 0 कौन सा होगा? ई सेल ही 0 होगा। क्लियर?
तो ये हो गया मेरे पास क्या, 0 इज इक्वल टू, ये है मेरे पास ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और ये हो गया मेरे पास log के इक्विलिब्रियम। क्या कैलकुलेट करना है आपको, साम्य अवस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं लिखूंगा log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, या आप इस पोर्शन को उठा करके इधर ले लो, ठीक है। तो आपके पास ये पोर्शन इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ई नोट सेल भी इधर प्लस का रहेगा, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ई नोट सेल के साथ। तो ये हो गया एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। क्लियर। तो आपके पास ये इक्वेशन है जिससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, साम्य अवस्था स्थिरांक का निर्धारण भी कर सकते हो। इसका अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको डेनियल शैली दिया हुआ है वापस, Zn सॉलिड और Zn 2+ एक्वस 0.1 m, ये लवण सेतु, कॉपर 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। और इस सेल के लिए आपको डायरेक्ट ई नोट सेल दिया हुआ है, वो कितना है 1.1 वोल्ट है। अभी तक तो अपने को याद भी हो चुका है। अब देखो क्या निकालना है आपको, इसमें साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना है, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, फॉर्मूला क्या हो गया, log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। क्लियर। अब आपको क्या रखना है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसकी सेल रिएक्शन के अंदर कितना पार्टिसिपेट हो रहे थे, और ई नोट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है। ई नोट सेल नहीं भी दिया जाए तो आप क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना इसको। ध्यान देना, एन की वैल्यू तो कितनी रहेगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे इसके अंदर। ई नोट सेल की वैल्यू और दे रखी है आपको, वो कितनी है 1.1। तो ये हो गया मेरे पास क्या, log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेल रिएक्शन के अंदर, 2 इंटू ई नोट सेल कितना है 1.1, और ये कितना 0.0591। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.2 और 0.0591। इसको सोल्व करोगे आप 37.22 के ऑलमोस्ट आएगा ये। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास log के इक्विलिब्रियम। क्या आपके पास ये आंसर आ गया है? नहीं, ये तो किसकी वैल्यू आई है अभी, log के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू नहीं है ये, के इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य स्थिरांक की वैल्यू नहीं है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, log को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और log को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ क्या लोगे, इसका एंटी लॉग लोगे। तो देखो ये हो गया इधर एंटी लॉग, और ये log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.22। क्लियर। तो एंटी लॉग से तो क्या कैंसिल हो जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या वैल्यू आई, आपके पास आया के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 37.22। क्लियर। तो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है वो तो किसकी पावर में चली जाएगी, एंटी लॉग। पॉइंट से पहले जितना भी डिजिट है वो तो किसकी पावर में चला जाएगा, 10 की पावर में। तो ये तो हो गया 10⁻37। अब बचा क्या, 0.22। आप देखना log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। आप सोचो मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, यदि इसका एंटी लॉग ले लूँ, तो देखो इधर की तरफ मैंने क्या लिखा, एंटी log 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3010 लिखा अपन ने। क्लियर। तो एंटी लॉग से क्या चला गया, लॉग चला गया, 2 इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी लॉग 0.3010। अब मेरे को कोई ये कहे कि 0.30 एंटी लॉग का आंसर क्या आएगा, तो मैं क्या कहूँगा 2 आएगा। जरा ध्यान देना, ये मेरे पास है एंटी लॉग, देखो 30 पॉइंट से पहले जितना भी डिजिट था वो तो किसकी पावर में आ गया, 10 की पावर में आ गया। अब आपको किसका एंटी लॉग देखना है, 0.22 का एंटी लॉग देखना है, यानी कि मैं इधर ऐसा लिखूं एंटी लॉग 0.22। क्लियर। तो एंटी लॉग 0.22 का देखना है, और 30 का कितना होता है 2 होता है, तो 1.8 कर दूं मैं इसको, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻37।
ये आपका क्या आ गया है, यहाँ पर आंसर आ गया है। अपन ने क्या किया, नैन-सेट इक्वेशन पर डेनियल सेल का क्वेश्चन किया, उसके बाद में अपन ने इसको किस पे अप्लाई किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे अप्लाई किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किससे रिलेटेड कर दिया, पीएच से रिलेटेड कर दिया, और कोई पीएच का क्वेश्चन था तो वो भी अपन ने इसे क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए, के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन किया। के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करने के बाद में आपने क्या किया, इस पर डिपेंडेड एक न्यूमेरिकल कर लिया। क्लियर, तो ये तो थे आपके कुछ न्यूमेरिकल। अब एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं मैं, वो है सेल विभव व विभवांतर में अंतर, जो शायद इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेल विभव और दूसरा क्या है, विभवांतर में अंतर। देखो ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है। क्लियर, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित न हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। और ये क्या होगा, जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका जो मापन है वो किससे किया जाता है, विभव मापी पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। और विभवांतर का मापन आप लोग जानते हो किससे करोगे, वोल्ट मीटर से करोगे। किससे करोगे, वोल्ट मीटर से करोगे। और लास्ट ये है, सेल विभव का मान सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसका मान सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के लगभग बराबर होता है या सीधा बराबर होता है। और इस वाले केस में क्या है, विभवांतर का मान सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है, अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्लियर, तो ये तो था आपके पास सेल विभव विभवांतर के अंदर अंतर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल का मापन करना पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे अपन कि विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। कोई दूसरा मानक इलेक्ट्रोड काम में लेंगे अपन, जिसका नाम मानक वेस्टर्न सेल है। और विभव मापी के द्वारा जो एक प्रैक्टिकल करके आप किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हो, तो वो टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी बात, वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसके अंदर इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।